हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक पॉलिटी का और चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है हाशियाकरण की समझ। इस प्रकार से हम इसका अर्थ समझेंगे और किस प्रकार से समाज का एक तबका धीरे धीरे समाज से कैसे अलग हो गया, उसका जो हाशियाकरण शब्द है उसका यही अर्थ है कि जिस प्रकार से आप शायद होमवर्क करते होंगे जब, तो कॉपी जो रहती है उसमें आप देखेंगे लेफ़्ट साइड, तो उसमें दो लाइनें रहती हैं रेड कलर की, उसको हाशिया बोला जाता है। तो वो अलग रहती है और पेज अलग रहता है। तो इसी प्रकार से इसमें समझाया गया है कि किस प्रकार से जो जनजातियाँ जंगलों में निवास करती थीं, जो अपना अधिकार समझती थी, जंगलों को अपना जीवन समझती थी, जंगल और ज़मीन को, तो किस तरह उन जनजातियों को धीरे धीरे क्या किया गया, उन जंगल और ज़मीन से अलग कर दिया गया, अर्थात हाशियाकरण कर दिया गया उनका। और धीरे धीरे औद्योगिकरण की चकाचौंध में कई कानून उनके ऊपर थोप दिए गए, उनकी ज़मीनें हड़प ली गई, उनको विस्थापित कर दिया गया और छोड़ दिया गया, जबकि शर्तें कुछ और थी। इसी प्रकार इसमें उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से जो लौह इस्पात उद्योग आपका बोकारो का है या किसी भी क्षेत्र का औद्योगिक विकास यदि हुआ है, तो किस प्रकार से उसमें जो जनजातियां थीं उनको बेदखल किया गया है। इस प्रकार से हम हाशियाकरण को समझेंगे। हाशियाकरण का मुख्य अर्थ होता है समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना, या किसी के अधिकार से उसको वंचित कर देना, या किसी के अधिकार की कुछ चीज़ें या उसका हक हथिया लेना। तो इस प्रकार से इसमें समझाया गया है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। तो इसमें बताया गया है सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है। पहला बताया गया है सामाजिक रूप से, अर्थात समाज से कैसे आपका हाशियाकरण कर दिया गया, समाज से कैसे आपका अलगाव हो गया, तो उसका अर्थ हम समझेंगे इसमें। तो आप कापियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी गया है कि जो कापी होती है उसमें बाईं ओर खाली जगह होती है, जहां आम तौर पर लिखा नहीं जाता है, उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया जाए, अर्थात अलग कर दिया जाए। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते हैं, अगर आप वह खेल नहीं खेलते हैं जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके जो संगी साथी होंगे आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे या नहीं मानेगी। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं, गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से सामाजिक रूप से हाशिए का अर्थ इसमें बताया गया है कि इसका मतलब क्या होता है हाशिए का। तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, पेडागॉजी से जोड़ करके आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसलिए इस बात को, इस उदाहरण को समझना अति आवश्यक है। पेडागॉजी से एक क्वेश्चन जोड़ करके आपसे पूछा जाएगा और यही क्वेश्चन फिर वहाँ गलत हो जाते हैं कि ये सब्जेक्ट में हमने पढ़ा ही नहीं। तो सब्जेक्ट में सब दिया गया है बाकायदा एग्जाम्पल के साथ, बस ज़रूरत है आपको समझने की, उस पर अभ्यास करने की बार बार। तो इसलिए आप बातों को समझें कि कहाँ किस चीज़ का क्या अर्थ है और इसी अर्थ से जोड़ करके वो क्वेश्चन पूछता है। इसलिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो इसमें बताया गया है कि यदि आप कभी स्कूल गए हैं, सरकारी स्कूल में यदि आप पढ़े हैं, प्राइवेट में भी पढ़े हैं, तो प्राइवेट में ज़्यादातर आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं, पर सरकारी स्कूलों में हर प्रकार के बच्चे आपको मिलेंगे। वहाँ पे आपको ज़्यादातर हाशियाकरण की
झलक देखने को मिल जाएगी। अब हम देखते हैं अगला पैरा। तो कक्षा की तरह समाज भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें आप इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। तो जिस प्रकार कक्षा का उदाहरण बताया गया है उसी प्रकार क्या हो सकता है, समाज या समुदाय या समूह भी ऐसे हो सकता है जिसे बेदखली का एहसास रहता है। उसके हाशिया किरण की वजह यह हो सकती है कि वे अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं, वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत से कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। तो अभी भी भारत में अल्पसंख्यक हैं कुछ धर्म, जैसे मुस्लिम हो गया, आपका जैन धर्म हो गया, तो ये अल्पसंख्यक में आते हैं। बौद्ध धर्म हो गया, इनको विशेष दर्जे के अंतर्गत रखा गया है। कई बार हाशियाई समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से क्या करता है, रोक देता है। जो उनको फ़ायदा, जो उनका असली हक है मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसका भी उदाहरण हम आगे देखेंगे। फलस्वरूप एशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। जो हाशियाई समुदाय हैं अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने में क्या होते हैं, चूक जाते हैं, झिझक जाते हैं, क्योंकि वह अपने को खुद कमज़ोर महसूस करते हैं। इसलिए वह अपने खुद हक की लड़ाई के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, संकोचवश या किसी कारणवश। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरों या दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई समूह करने के लिए विवश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हाशियाकरण एक ही जगह होता हो। हाशियाकरण जरूरी नहीं है। हाशियाकरण आर्थिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि हाशियाकरण कितने रूप में हो सकता है, क्या आर्थिक रूप या राजनीतिक रूप में हो सकता है सामाजिक के अलावा? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए आप इन शब्दावलियों को नोट करेंगे। इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे। दो समुदायों के बारे में, जैसा कि मैं बताया था कि लौह इस्पात उद्योग की स्थापना में किस प्रकार से उनकी ज़मीन, उनको लालच दिया गया कि आपको नौकरी दी जाएगी, मोटी रकम दी जाएगी, लेकिन पता चला कि नौकरी तो दी गई, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी किसकी नौकरी दी गई जिनकी ज़मीन फंसी? चपरासी की, प्यून की नौकरी उनको दी गई, जबकि वो योग्यता उच्च की रखते थे फिर भी। तो इस प्रकार से इसमें अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिवासी और हाशियाकरण। आदिवासियों के साथ हाशियाकरण को हम देखेंगे। तो दिल्ली में एक आदिवासी परिवार रहता है। सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे थे। एक आदिवासी समुदाय है जो दिल्ली में रहता है, उसकी ये कहानी है, और इस कहानी के माध्यम से आप और अच्छी तरह से हाशियाकरण को समझ पाएंगे। तो एक इस कहानी या एग्जाम्पल के माध्यम से हम हाशियाकरण को समझेंगे। किसकी कहानी है? तो एक आदिवासी परिवार की है जो दिल्ली में रहता है। तो दादाजी हैं और उनके पोते हैं सोमा और हेलेन। टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे हैं। अरे देखो आदिवासी की नाव, ऐसा पोता उनका बोलता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये पोते को इंगित किया गया।
दादू वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं। फिर क्वेश्चन करता है, उसकी पोती क्वेश्चन करती है कि दादू यानी दादाजी से अपने कि वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं, ऐसा क्वेश्चन करती है। फिर नीचे दादाजी का जवाब है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत क्या था, उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी। किससे? ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगल और नदियों की बहुत कदर करते थे, ऐसा दादाजी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं पोती क्या कहती है। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? तो दादाजी कहते हैं हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते हम उन्हें करने लगे। तो इस प्रकार से उनकी ज़मीनें और जंगल छीन ली गई। आसपास के कस्बों में उन्हें काम करने के लिए विवश कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते, ऐसा उनका पोता बोलता है। सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है, ऐसा दादाजी बोलते हैं कि आदिवासियों की दुनिया जो है बहुत समृद्ध है, परंतु ज़्यादातर लोगों को इसका कुछ पता नहीं है। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं हैं। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ ना तो हमें वकील मिलता था और ना हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो इस प्रकार से वह कहानी बताता था कि जो हमारा उड़ीसा में एक छोटा सा गांव था, हम जंगल ज़मीन से अपनी ज़रूरतों की चीज़ें पूरा कर लेते थे, लेकिन जंगल ज़मीन से क्या किया गया? बेदखल कर दिया गया। अदालत जाने पर घसीटा जाता, पिटाई कर दी जाती। वहाँ कोई वकील नहीं मिलता था और ना ही मुकदमा में खुद लड़ सकते थे। इस प्रकार से अब यहाँ आप देखेंगे हास्यकरण के तौर पर यह सारी कहानी बताई जा रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो पोती जो कह रही थी कि अपनी जान कैसे बचाई, तो उन्होंने फिर बताया कि वहाँ से घर बार छोड़ करके नज़दीक के कस्बों में वो काम करने लगे। अब आगे की कहानी देखते हैं। तो फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे क्या है? ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े क्या किए? वादे किए गए। कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी या पैसा देंगे। क्या देंगे? नौकरी या पैसा। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी क्या करी? नौकरी पर रख लिया, छोटी मोटी नौकरियों पर, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। इस बात से समझाया गया है कि कुछ लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी, कुछ को नौकरी मिल गई छोटी मोटी, और ज़्यादातर लोग क्या किए? ज़मीन नहीं बेचे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तब फिर बोलता है दादा कि तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। जब ज़मीन उन्होंने नहीं दी, वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। तो इस प्रकार वह बताता है कि किस प्रकार से उसकी ज़मीन और जंगलों को छीन लिया गया, रातों रात उनकी बस्तियों का नामो निशान मिटा दिया गया। फिर है इधर, ओह दादू, और हमारी ज़मीन, उसका क्या हुआ? तो 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं
मिल पाया। तो बताता है कि 30 एकड़ ज़मीन का बस थोड़ा सा पैसा मिला, बाकी सारी ज़मीन उन्होंने ले ली। उसके बाद से दोस्तों से भी वह बिछड़ गया और नहीं मिल पाया। उसके बाद शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहते थे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। तो जब बेघर हो गए, वहाँ से बिना ज़मीन के हो गए, बिना जंगल के हो गए, तो शहरों में ये भटकने लगे। जो थोड़े पैसे थे कुछ ही दिनों तक चले और फिर उसके बाद ख़त्म हो गए। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। अपने पोते और पोती से बोलता है कि कुछ दिनों बाद तुम्हारे पिता को नौकरी मिल गई दिल्ली में और हम यहाँ चले आए। बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। तो उसका परिणाम क्या हुआ? जब कठिनाई के दिन थे, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, रहने के लिए घर नहीं बचा, तो इस कारण से क्या हुआ कि वो बताता है कि यही कारण था, अति गरीबी थी, इसलिए हम तुमको बहुत दिनों तक स्कूल या कई साल तक स्कूल नहीं भेज सके। अब नेक्स्ट देखते हैं। मुझे स्कूल जाने से नफ़रत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि संथाली भाषा कहाँ बोली जाती है, तो इसको आप याद रखेंगे, उड़ीसा में इसको नोट कर लेंगे। अब दूसरा देखते हैं। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ, ऐसे उसकी पोती बोलती है। काश मैं अपने दोस्तों को अपने गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके पोते और पोती चर्चा करते हैं कि काश अभी हम अपने दोस्तों को अपना गांव दिखा सकते। वहीं दादा कहता है कि इसके बारे में बता सकते हो, इससे काफ़ी कुछ उनको सीख मिलेगी। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी, ऐसा उसकी पोती बोलती है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि हास्यकरण किस प्रकार से किया गया आदिवासियों का। अब देखते हैं, अभी आपने पढ़ा कि किस तरह से दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हास्यकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये थी अभी एक कहानी के माध्यम से। अब हम आदिवासियों की हकीकत जानेंगे, उसके बाद कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ नियम देखेंगे, किस प्रकार से नियम थोप दिए गए और उन्हें बेदखल कर दिया गया उनकी संपत्ति से। आदिवासी कौन लोग हैं, अब इस पर चर्चा होगी। आदिवासी कौन लोग हैं? तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। इसको आप नोट करेंगे। आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? तो 8%। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम आपने सुना होगा। तो ये तीनों लौह इस्पात उद्योग केंद्र हैं और तीनों ही जनजातीय बहुल इलाकों में स्थापित हैं। आपने सुना होगा कि आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत में कितने प्रकार के आदिवासी समूह हैं? तो 500 से ज़्यादा। इसको भी आप नोट करेंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप 7 सिस्टर जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उनके नाम, और जो मध्य भारत के कुछ राज्य हैं आप राजस्थान से ले लेंगे। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से आप मध्य भारत का पूरा बेल्ट और पूर्वोत्तर भारत का पूरा बेल्ट या 7 सिस्टर को आप ले सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी चिन्हित करने में। अब हम देखते हैं आगे। तो इसमें है अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। जो आदिवासियों का समूह होता है वो जाति वर्ण से बिल्कुल उसको कोई मतलब नहीं होता है, सब समान होते हैं। अब इधर देख लेते हैं, एक शब्दावली है, आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आता है, जनजाति किसे कहा जाता है? आदिवासियों को। नेक्स्ट कोड देखते हैं। तो इसमें शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। इसके लिए अधिनियम भी बना है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम भी बना है, और उसके साथ साथ आयोग भी बने हैं। अनुसूचित जाति आयोग है और अनुसूचित जनजाति आयोग भी है, पिछड़ा वर्ग आयोग भी है। तो इस प्रकार इनके लिए संविधान में अलग से व्यवस्था की गई है। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय क्या हैं? धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। किनकी? अपने पूर्वजों की अर्थात पुरखों की, और गांव की और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं, पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। वे विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और उनका वहीं निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आत्माओं की पूजा या लता कुंजों की पूजा या पुरखों की उपासना किन में प्रचलित है या किस में प्रचलित है? तो जनजातियों में प्रचलित है, या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति में प्रचलित है। कोई भी शब्दावली आपको दे सकता है एग्जाम में, तो इसलिए आप इसको नोट करेंगे, याद रखेंगे। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त और वैष्णव भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। तो इस प्रकार से वे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, शाक्त धर्म, वैष्णव धर्म और कई पंथों से भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन जो उनके आसपास के राजा महाराजा साम्राज्य थे वे भी उनसे प्रभावित हुए, अर्थात एक दूसरे को प्रभावित किए हैं। अब यहाँ उड़ीसा का जिक्र है, उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ, उसके बारे में अब चर्चा होगी। तो उड़ीसा के जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। तो जो आदिवासी थे उन्होंने ज़्यादातर ईसाई धर्म को अपना लिया था जब औपनिवेशिक भारत था, जो कि वर्तमान में या आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है भारत के अंदर भी। फिर नेक्स्ट पैरा है, आदिवासियों की अपनी भाषाएं नहीं हैं, उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया। इसमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं क्या हैं, मौजूद हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जनजातियों में सबसे ज़्यादा किस भाषा को बोलने वालों की संख्या है? तो संथाली बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि वे जनजातियाँ जिनका एक निश्चित निवास स्थान होता है, निश्चित संस्कृति होती है, निश्चित भाषा होती है और निश्चित रहन सहन होता है, निश्चित धर्म होता है, उसे हम जनजाति कहते हैं या आदिवासी कहते हैं। उसमें सारी चीज़ें कवर हो गई जो इस पैराग्राफ में हमने अभी तक पढ़ा।
अब हम देखेंगे आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। पहले इस कोट को देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदायों की तस्वीरें हैं। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इनके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे पिछड़े लोग होते हैं। तो इस प्रकार से इनको पेश किया जाता है, जिससे हमको यह समझ में आ जाता है कि ये रंग बिरंगे कपड़े और पिछड़े लोग होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वो अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों को बखूबी निभाते हैं, इसलिए वो अपने परंपरा के अनुसार ही अभी भी पहनावा पहनते हैं, इसलिए ऐसा हमको लगता है। अब हम देखेंगे आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। तो हमारे देश में आदिवासियों की एक खास तरह से पेश किया जा रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों, किताबों, फिल्मों में उन्हें सादा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर में मुकुट लगाए हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक पुराने किस्म का पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। तो इस प्रकार से लोग गलतफहमी में रहते हैं, वे परिवर्तन ही नहीं चाहते। वे परिवर्तन चाहते हैं, परंतु वे अपने परंपरागत रीति रिवाजों, तीज त्योहारों से कोई छेड़खानी नहीं चाहते हैं। आप परिवर्तन करिए, पर जो उनके धार्मिक रीति रिवाज हैं, परंपरागत रीति रिवाज हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, वे उनको नहीं चेंज करना चाहते। अब हम देखेंगे आदिवासी और विकास। अब आदिवासी और विकसित कैसे होंगे, विकास की ओर कैसे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोना, चांदी के ऐश, कोयले, हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियों और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद, स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों का लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से जो आदिवासियों का कनेक्शन रहा है, इतिहास गवाह है कि जो पूरे या प्राचीन कालीन सभ्यताएं थीं, उन सभ्यताओं में भी जिक्र है, और जो प्राचीन कालीन हमारा इतिहास है उसमें भी वर्णन इसका मिलता है कि हाथी जो थी गज सेना के रूप में एक शाही सेना में सम्मिलित था, और ये उनकी पूर्ति करते थे। जंगली जो आदिवासी होते थे, जड़ी बूटी, शहद, ये कर के तौर पर उनको अदा करते थे, राजाओं के यहाँ देते थे। तो इस प्रकार से वे अच्छे पारखी थे जड़ी बूटियों के। इसीलिए कोई घटना, दुर्घटना या किसी को किसी प्रकार की क्षति हो गई तो जड़ी बूटियों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना आदिवासी ही जानते थे। तो इस प्रकार से वे किस प्रकार एक दूसरे पर क्या थे, वस्तु विनिमय करके आत्मनिर्भर थे। अब हम देखेंगे 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से क्या था, ढका हुआ था, और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इस विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान भी था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैंठ थी, यानी पकड़ थी अच्छी। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था, इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि बहुत सारे साम्राज्य, बड़े बड़े राजा, राज्य क्या करते थे, वन से जो संसाधन प्राप्त होते थे उनके लिए आदिवासियों पर उल्टा निर्भर रहते थे। आदिवासी उन पर निर्भर
नहीं रहते थे। कब तक? 19वीं सदी के आरंभ और मध्य तक। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो नेक्स्ट पैरा में बताया गया यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज इन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासनकाल से पहले आदिवासी समुदाय शिकार, चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती यानी कि झूम कृषि, साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर ही खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों, राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों, घरों में नौकरी करने के लिए धकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक सीधी पहुंच है। तो आज वर्तमान में वनों में कोई नियंत्रण नहीं है उनका और ना ही वनों तक उनकी सीधी पहुंच है, बल्कि जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, तो वे अब उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिए हैं। किन पर? उनकी जंगल और ज़मीन पर, और उनको वहाँ से बेदखल कर दिया गया है, इसलिए अब उनकी पहुँच वहाँ नहीं है। तो इसका वर्णन है कि किस प्रकार से उनको एक हाशिए में या हाशिएकरण कर दिया गया, हाशिए में धकेल दिया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो एक ये डायग्राम दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, झारखंड का है। तो झारखंड के आसपास के इलाकों में आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही, जो असम के चाय बागान हैं, उन्हीं के श्रम के बूते पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम 70 लाख आदिवासी हैं, असम में अकेले। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयाँ, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। नीचे दिया गया गीत आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात बानगी पेश करता है। तो उनके द्वारा एक लिखित गीत दिया गया है। बताया गया है कि भारत के जो आदिवासी थे वे दुनिया भर में विख्यात थे, दुनिया भर में फैले हुए थे, जिनमें से कुछ के नाम हैं जैसे मॉरिशस है, कैरिबियन है और ऑस्ट्रेलिया। तो इनको भी आप याद रखेंगे कि भारतीय आदिवासी कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे। तो आप इनको याद रखेंगे, मॉरिशस, कैरिबियन और ऑस्ट्रेलिया तक। अब उनका गीत एक दिया गया है, आओ मिनी असम चलें। आओ मिनी असम चलें, हमारे देश में बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ। साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादू राम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। तो इस प्रकार से अपनी व्यथा व कविता के माध्यम से सुनाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो एक और फोटो है, आप इसको देख सकते हैं, कोयले खदान की फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो उड़ीसा के कहाँ की है? कालाहांडी ज़िले की है। न्यामगिरी पहाड़ी का है यह फ़ोटो। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। कौन? डोंगरिया कोंड नामक। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। तो न्यामगिरी कहाँ का पर्वत है? तो उड़ीसा का पर्वत है। कालाहांडी किस राज्य का जिला है? तो कालाहांडी कहाँ है? उड़ीसा में है। इसलिए आप याद रखेंगे, डोंगरिया कोट जनजाति को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन कालाहांडी से भी पूछा जाता है, न्यामगिरी पर्वत से भी पूछा जाएगा और डोंगरिया कोट जनजाति से भी पूछा जाएगा। तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कोट इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको आप नहीं छोड़ सकते। फिर है एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र, रिफाइनरी लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर क्या किया? विरोध किया। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। तो इस प्रकार वहाँ से उनको विस्थापित करने की योजना बनाई जाती है। एक एल्युमिनियम कंपनी आती है
जो वहाँ शोधन यंत्र रिफाइनिंग लगाना चाहती है, परंतु उसका कड़े तौर पर विरोध करते हैं और इसका क्लेम करते हैं। पर्यावरणविद उनकी सहायता करते हैं और यह क्लेम सर्वोच्च न्यायालय में चलता है। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो इमारती, लकड़ी और खेती उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों व अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है उनसे। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई है। निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कहाँ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी ज़मीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों, जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी ज़मीनें लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क, वर्तमान में 106 हो गए हैं। इसको संशोधन कर लेना आप लोग। 106 राष्ट्रीय पार्क हैं, 40,564 वर्ग किलोमीटर, 543 वन्यजीव अभयारण्य 1,19,776 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहां से क्या किया गया? उजाड़ दिया गया, अर्थात विस्थापित कर दिया गया। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। इस प्रकार से हाशिएकरण का ही अर्थ इसमें समझाया गया है, किस प्रकार से उनका शोषण किया गया है। तो विशेष रूप से आप मध्य भारत का बेल्ट पूरा और पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टरों को आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय जो उद्यान है, उद्यान को ही पार्क बोला जाता है इंग्लिश में, तो 106 हो चुके हैं। तो इसको आप सुधार लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम इस कोट को देख लेते हैं। कोट से क्वेश्चन आते हैं। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। तो ये कथन और कारण के तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी प्रजातियां हैं, इनका या इनकी जानकारी किसको है, अब क्यों नहीं है। तो अब कारण होंगे विस्थापित कर दिया गया है या उनके आवासों को छीन लिया गया है, जंगल और भूमि को। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर दे पाएंगे। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के लिए अपने मुख्य स्रोतों से क्या हो गया? वंचित हो गया। अपने परंपरागत निवास स्थानों से छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब उनको विस्थापित कर दिया गया है। विस्थापित में थोड़े बहुत लोगों को ही आवास मिल पाता है, बाकी सब कागजों में ही दे दिया जाता है। व्यवहारिक तौर पर जमीनी कार्य नहीं हो पाते हैं, ये हकीकत है। अब हम देखते हैं उसके आगे। तो वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों, कहाँ? शहरों में। निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है। इस तरह वे गरीबी, लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 35%, शहरी इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। उसकी वजह से कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। साक्षरता के बारे में और सोच ही नहीं पाता वो। उसका जीवन खुद के और उसके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था में ही गुजर जाता है। इसलिए आप कभी जाएं किसी जनजाति इलाके में तो वहाँ 2-4 दिन रुकें और फिर वहाँ की दिनचर्या आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो नेक्स्ट पैरा में चर्चा होती है जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उसकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे। तो इस प्रकार वह अपनी दुख भरी कहानी बयां करता है। गोविंद मारन नाम का एक आदिवासी है, तो बताता है कि ज़मीन तो ठीक है, उसके साथ साथ मकान छोड़ दिया है उन्होंने रहने के लिए थोड़ा सा, बाकी शमशान जो उनके शमशान घाट होते हैं और उनकी भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सबको उन्होंने कब्जे में ले लिया है। किन्ने? रिफाइनरी जो परियोजना थी, जो कंपनी आई थी उसने। अब अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। जैसे कि मैं बताया कि आप कभी भी जाएंगे, यदि कहीं विस्थापन हुआ है तो वहाँ जाएंगे तो यदि 500 लोगों का विस्थापन हुआ है, 500 परिवारों का, अर्थात 500 घर उनको दिए जाने थे, उसमें से 200 या 250 लोगों को मिल पाता है, बाकी 200-250 सिर्फ कागज़ में ही चढ़ पाते हैं बस, बाकी उनको हकीकत में नहीं मिल पाता। ये कहानी अभी भी सत्य है। अब हम देखते हैं अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अभी हम आदिवासी जनजातीय समूह और हाशियाकरण देखे थे, अब हम अल्पसंख्यक और हाशियाकरण देखेंगे। अर्थात जैसे बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक है, जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो इनको अब हम देखेंगे और इनको अल्पसंख्यक के रूप में हाशियाकरण में कैसे लाया गया। तो इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है। ये हम संविधान में आपको पढ़ा चुके हैं। आपकी राय में अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुविधाएं या सुरक्षाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं है। इनमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुँच जैसे मुद्दे जुड़े हैं, बल्कि इनके सामाजिक सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसे कि अपनी इकाई 1 में पढ़ा था कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति प्रभावित करती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक, इसीलिए संविधान में वर्णन किया गया है कि अल्पसंख्यक जो है अपनी संस्कृति, अपना धर्म प्रचार प्रसार करने, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं बनाने, सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना करने, प्रचार प्रसार करने, प्रशासन करने का उसको अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार। यदि ऐसा करने से कोई रोकता है तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। यह इसमें चर्चा की गई है। तो इसकी सबसे अच्छी चर्चा जो पॉलिटी के इसमें और डाले गए हैं लेक्चर, उसमें बताया गया है। वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं जो संविधान में दिए गए हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति, कुशल क्षेम आदि में असुरक्षित भी महसूस करते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण हो, अर्थात टकराव की स्थिति हो जाए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में, तो और दिक्कतें बढ़ जाती हैं अल्पसंख्यकों के लिए। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। सांस्कृतिक विविधता का मतलब है विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उसको बोलते हैं विविधता। अर्थात यहाँ बहुधर्मी लोग निवास करते हैं।
या किसी क्षेत्र में वनस्पति को ले लें तो कई प्रजातियां हों वनस्पति की, उसको बोलते हैं विविधता, जैव विविधता, जीवों और वनस्पतियों की विविधता। तो यहाँ सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग, मुस्लिम संस्कृति हो सकती है, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, हिंदू संस्कृति, आदिवासियों की संस्कृति, इस प्रकार से सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। कल जैसा कि आपको बताया गया, न्यायपालिका का एक लेक्चर अपलोड किया गया है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप पिटीशन दायर कर सकते हैं उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझेंगे। तो यहाँ अल्पसंख्यक के तौर पर मुसलमानों को लिया गया है। अब उनको हम समझेंगे कि उनके साथ हाशियाकरण कैसे हुआ। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की आबादी 14.2% है। ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप नोट करेंगे। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है, अर्थात अल्पसंख्यक माना जाता है, क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। तो ज़्यादातर वो ध्यान भी नहीं देते हैं और ज़्यादातर अभी उनकी स्थिति गंभीर है। आप नौकरियों में देखेंगे तो उनको बहुत कम पाएंगे। ये वास्तविकता है। इस सारणी के माध्यम से हम डेटा भी देख लेते हैं। 2008-9 का डेटा दिया गया है। मूलभूत सुविधाएं, धार्मिक समुदाय, ये धार्मिक समुदायों के नाम दिए गए हैं। हिंदू पक्का घर है 65.4% लोगों के पास, वहीं बिजली 75.2% मिल रही है उनको। नल का पानी 43.7% लोगों को। मुस्लिम की यदि बात करें तो 63.8% लोगों के पास क्या है, पक्का मकान है। 67.5 बिजली है उनके पास और 35.8% नल का पानी है। ईसाई धर्म की बात करें तो 69.3% पक्का मकान है उनके पास और 86.2% बिजली है। 48% नल का पानी प्राप्त करते हैं। सिख की बात करें तो 91.3% पक्का मकान है, 96% उनको बिजली प्राप्त होती है और 49.3% नल का पानी प्राप्त होता है। स्रोत ये कहाँ का है, तो इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 की है। टुवर्ड सोशल इंक्लूजन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयड मैन पावर रिसर्च, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मुस्लिम सबसे कम इसको चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए इसको हाशियाकरण में रखा गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक और सारणी दी गई है, इसमें 3 सारणियों का जिक्र है, तो इसको देख लेते हैं। ये समुदायों की साक्षरता दर से ज़्यादा और सबसे कम, ये साक्षरता दर को प्रभाव के लिए दी गई है। तो कुल 74% साक्षरता है, जिसमें से हिंदू 63%, मुस्लिम 57%, ईसाई 74%, सिख 67% और बौद्ध 71% और 86% जैन। तो सर्वाधिक साक्षरता जैनों की है 86%, वहीं हिंदू की 63% है, मुस्लिम की सबसे कम है, इसलिए इसको हाशियाकरण में रखा गया है। ये 2011 का डेटा है, अभी भी 2011 का ही चल रहा है भारत में भी, अभी जनगणना नहीं हुई है उसके बाद। अब तीसरी देखते हैं, सरकारी नौकरियों में इनका योगदान कितना है। तो आबादी टोटल 13.5 है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS 3, भारतीय पुलिस सेवा IPS 4, भारतीय विदेश सेवा IFS 1.8 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाइयाँ PSU में 3.3% और राज्य स्तरीय PSU में 10.8%, बैंक एवं रिजर्व बैंक में 2.2%। इतने प्रतिशत इनके लोग हैं। सरकारी नौकरी का ये डाटा है। 3% IAS IPS में है, 4% पुलिस सेवा में है, विदेश सेवा में 1.8, 3.3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाइयों में है, राज्य स्तरीय में 10.8 है और बैंक या रिजर्व बैंकों में 2.2। तो इस प्रकार से, इसी कारण, इन सभी कारणों से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनको
अल्पसंख्यक और संरक्षण प्रदान किए गए हैं संविधान में। ये आंकड़े क्या बताते हैं, अब देखते हैं ये आंकड़े क्या बयां करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पिछड़े हुए सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से बिल्कुल मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से वे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो ये शब्दावली पूछी जाती है किस रूप से अल्पसंख्यक या किस रूप से पिछड़ा हुआ माना जाएगा, तो आप इन तीनों को याद रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से। ठीक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। तो ये उनके रीति रिवाज हैं। बहुत सारे लोग अपनी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे, जिससे अक्सर उनका क्या हुआ, घेटोआइजेशन होने लगा। कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म दे देता है। आज भी कोई घटना यदि ऐसी दुर्दांत घटनाएं घटती रहती हैं जिसमें सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाता है, यदि उस इलाके में कहीं पर वो निवास करते हैं। तो ये मुस्लिम महिलाएं हैं जो भारत में आंदोलन कर रही हैं, इसलिए इनको हे की दृष्टि से या घृणा की दृष्टि से आज भी देखा जाता है। आप किसी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाइए, यदि उस क्षेत्र में कोई आपराधिक घटनाएं घट जाती हैं तो सर्वप्रथम शंका उन्हीं के ऊपर जाती है कि यही लोग किए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा में। तो इस अध्याय में उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा आपने औरतों की असमान स्थिति के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों, सुरक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों, इन अधिकारों को साकार करने के लिए कानूनों, नीतियों की रक्षा हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इसके बिना न तो हम विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। तो इस प्रकार इससे हमको सीखने की आवश्यकता है कि हम ऐसा दुर्व्यवहार ना रखें। जो जिसका हक है उसको बराबर मिलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे फूट की स्थिति पैदा हो जाएगी। और हम जो छवि विश्व में हमारी बनी है कि विविधताओं का देश है, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न जातियों का, और विविधता में भी एकता है, उससे हम वंचित हो जाएंगे। अब निष्कर्ष देख लेते हैं पूरे पाठ का। तो इस अध्याय में हमने समझने का क्या प्रयास किया कि हाशियाई जो है समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है कि इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा कि हाशियाकरण का जो संबंध है अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के कई और भी हाशियाई समुदाय हैं, दलित भी इसी तरह के समुदाय हैं। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती है, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती है।
तो शिक्षा के साथ साथ उनको किसी भी संसाधन तक आसानी से पहुंच नहीं मिल पाती है, बल्कि और उनसे संसाधन छीन लिए जाते हैं। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं तो इसमें है, इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह के हाशिए पर नहीं रहता है। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखते हैं चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशियाकरण का सामना किस तरह किया। तो यहाँ पर हाशियाकरण समझाया गया है और अगले अध्याय में जो भी आंदोलन होंगे, लड़ाइयाँ लड़ी गई इनके द्वारा, उनका वर्णन किया जाएगा। यहाँ एक कोट दिया गया है, सच्चर समिति रिपोर्ट मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमी को भी उजागर कर दिया है। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये एक गलत फहमी है कि उन पर थोप दिया जाता है कि सिर्फ वो मदरसों की शिक्षा ही देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे दो समुदायों पर हाशियाकरण को समझाया गया है। यहीं पे टॉपिक समाप्त होता है। तो आप इसमें समझ में आपको आ गया होगा कि हाशियाकरण क्या है। हाशियाकरण से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हाशियाकरण शब्दावली का आप अर्थ ध्यान देंगे, उसका मतलब है समाज की मुख्य धारा से उनको वंचित कर देना या उनके अधिकारों से वंचित कर देना हाशियाकरण की श्रेणी में आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे जोड़ करके पेडागॉजी से पूछा जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।